दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे मौर्य प्रशासन से संबंधित संपूर्ण जानकारी कि मौर्य प्रशासन किस प्रकार था, कैसे वहाँ की गुप्तचर प्रणाली थी, नगरीय प्रशासन कैसा था, कौन कौन से प्रमुख जो प्रशासन के अध्यक्ष या अधिकारी थे उनके बारे में। तो सारा कुछ जो मैटर है मौर्य प्रशासन से संबंधित वह मैं आपके लिए लाया हूँ। और दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि यह टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि इस टॉपिक से यानी मौर्य प्रशासन से संबंधित सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बिना देर के शुरू करते हैं दोस्तों मौर्य प्रशासन। सबसे पहले देखते हैं केंद्र के बारे में कि आखिर केंद्र कैसा था। तो केंद्र में सबसे पहले हम राजा को देखेंगे। राजा जो होता था दोस्तों समस्त व्यवस्था का केंद्र बिंदु होता था। कौटिल्य का कथन है कि राजा सप्तांग सिद्धांत जो उसने दिए थे उसका केंद्र है। अब बात करते हैं सप्तांग सिद्धांत की। तो दोस्तों उसमें दुर्ग, अमात्य, मित्र, राजा, जनपद, कोष और सेना, यह कौटिल्य द्वारा बताए गए सप्तांग सिद्धांत के अंग हैं। यानी उसने सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत सात जो है अंग बताए हैं और उसमें इसने केंद्र जो माना है वह राजा को माना है। दोस्तों यहाँ इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि निम्न में से कौन सा कौटिल्य द्वारा बताए गए सप्तांग सिद्धांत का केंद्र नहीं है। तो हमें ये सारे नाम याद होने चाहिए: दुर्ग, अमात्य, मित्र, राजा, जनपद, कोष और सेना। अब बात करते हैं मेगस्थनीज की। तो मेगस्थनीज का एक महत्वपूर्ण कथन है कि राजा जो था वह महिला अंगरक्षकों से घिरा होता था। राजा में देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है कि राजा के लिए जो है देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत लागू होता है क्या, कथन कारण में आ सकता तो नहीं होता है। यही हम देखते हैं कि जो अशोक था उसने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। यानी देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि अशोक द्वारा, यानी इसका अगर हम देखें तो देवताओं का प्रिय, देवानाम प्रिय का जो अर्थ है वह देवताओं का प्रिय होता है। राजा जो था वह पैतृक निरंकुश राजतंत्र था, यानी अशोक द्वारा अपनाया गया। और राजा और प्रजा के मध्य जो संबंध था वह पिता पुत्र का संबंध बताया गया है। इसके अलावा राजा को प्रजापालक इसके अलावा जन कल्याणकारी जो छवि थी वह राजा की थी। इसके अलावा उसे धर्म सहिष्णु बताया गया है। और कार्य की बात करें कि राजा के कौन कौन से कार्य थे, राजा के बारे में जितनी जानकारी थी वह हमने यहाँ देखी कि राजा को क्या कहा गया। राजा जो था सप्तांग सिद्धांत का केंद्र था। अब इसके कार्य देखते हैं। तो जो अमात्य होते थे, अधिकारी होते थे, उनकी नियुक्ति जो है और निष्कासन का कार्य, उनको हटाने का कार्य राजा द्वारा किया जाता था। इसके अलावा जन कल्याणकारी कार्य जो है वह राजा द्वारा किए जाते थे। इसके अलावा और अगर हम देखें तो अमात्यों की नियुक्ति और निष्कासन हमने देखा, जन कल्याणकारी कार्य। और राजा के क्या कार्य होते थे? प्रशासन की समस्त जो गतिविधियां थी उन पर नियंत्रण रखने का कार्य राजा द्वारा किया जाता था। सेना, न्याय की व्यवस्था देखना, यानी राजा जो होता था कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, तीनों ही जो था वह राजा को माना जाता था। राजा जो था यह तीनों ही होता था। तो सेना व न्याय व्यवस्था को देखना। कौटिल्य ने कहा है कि 8-8 घंटों में जो है दिन को विभक्त कर देना चाहिए। कौटिल्य द्वारा कहा गया है कि जो दिन के घंटे राजा के कार्य के वो 8-8 घंटे में विभाजित कर दिए जाने चाहिए। इसके अलावा गुप्तचरों की हर समय पहुंच जो है राजा तक होनी चाहिए, यानी गुप्तचर अगर कोई भी सूचना देना चाहे तो तुरंत वह राजा को मिल पाए। तो हर समय पहुंच जो है राजा का कार्य बताया गया है। अब देखते हैं दोस्तों मंत्रिण के बारे में। तो आधुनिक कैबिनेट के समान ये मंत्री होते थे। यहाँ पर जो है 4 से 5 लोगों का समूह होता था। राजा, उसके बाद प्रधानमंत्री या हम उसे पुरोहित कह सकते हैं, फिर युवराज, सेनानी, सन्निदाता, यह इस समूह में सम्मिलित होते थे। इनके कार्य क्या थे मंत्रियों के? तो महत्वपूर्ण कार्यों में सलाह देना राजा को, यह इनका प्रमुख कार्य होता था। वेतन इनके बारे में पूछा जाता है। वेतन जो था वह 48,000 पण वार्षिक निर्धारित किया गया था। इसके अलावा इसके सदस्य कैसे चुने जाते थे? तो एक उपदा परीक्षण होता था दोस्तों, उसके द्वारा इनका जो है चयन किया जाता था। और इसमें क्या होता था कि वह व्यक्ति ईर्ष्यालु तो नहीं है, लोभी तो नहीं है, व्यभिचारी या हम कहें क्रोधी जो है वह तो नहीं है। तो इसका एक परीक्षण किया जाता था, उसके द्वारा ये सदस्यों का चुनाव किया जाता था। सदस्य जो है वह उच्च कुल में जन्मा होना चाहिए।
चरित्रवान होना चाहिए और भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए। तो यह मंत्री इनकी कुछ विशेषताएं थी। करते दोस्तों मंत्री परिषद की। तो मंत्री परिषद जो होता था, मंत्री के बाद में जो इनकी मंत्री परिषद होती थी, तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसके लिए मंत्री परिषद शब्द का प्रयोग किया गया है। और यह जो होती थी दोस्तों एक विस्तृत इकाई होती थी। अशोक के अभिलेखों में इसके लिए अगर हम कहें तो परिषा या पलिशा इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। मेगास्थनीज की इंडिका में इनके लिए जो है सुनेड्राई शब्द का प्रयोग किया गया है। सुनेड्राई मेगास्थनीज की इंडिका में इसके लिए सुनेड्राई शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसी के अंतर्गत जो है दोस्तों 18 तीर्थ या हम कहें विभाग होते थे। ये तीर्थ जो होते थे विभाग होते थे। तो यहाँ हमने मंत्री परिषद के बारे में जाना। और जो मंत्री ने जो देखा था वह हमने देखा 4 से 5 लोगों का समूह होता था। अब इनके 18 तीर्थों के बारे में देखते हैं। और यह 18 तीर्थ जो है दोस्तों वह उच्च श्रेणी के अमात्य यानी अधिकारी होते थे। और इन्हीं को जो है महामात्र कहा जाता था। इनके वेतन की बात करें तो 10,000 पर्ण वार्षिक इनका वेतन होता था। अब इन 18 तीर्थ को देखते हैं हम एक एक करके। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है 18 तीर्थ। तो प्रधानमंत्री और पुरोहित। तो यह क्या होता था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो पुरोहित था वह चाणक्य था। यानी सबसे ऊपर जो होता था राजा के बाद जिसका नाम आता था वह प्रधानमंत्री या पुरोहित होता था। अब देखते हैं किसके समय कौन कौन थे। तो ये मिलान में पूछा जा सकता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय चाणक्य था। बिंदुसार के समय चाणक्य और खल्लाटक दोनों थे। और अशोक के समय राधागुप्त जो था वह पुरोहित था। दूसरा नंबर पे आता है युवराज। यह उत्तराधिकारी होता था। अब इंपॉर्टेंट शुरू हो रहे हैं दोस्तों नाम। समाहर्ता कई बार पूछा गया है। तो समाहर्ता का क्या कार्य होता था, यह राजस्व विभाग और कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था। समाहर्ता कौन होता था, तो दोस्तों राजस्व विभाग और कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था वह जो होता था समाहर्ता होता था। वार्षिक बजट को तैयार करता था। और उस समय वर्ष पूछा कि कितने वर्ष होते थे या कितने दिनों का एक वर्ष होता था, तो 354 दिनों का एक वर्ष होता था। इसके अलावा यह जो है आर्थिक माह यानी वित्तीय जो वर्ष होता था और वह जो प्रारंभ होता था उस समय दोस्तों, अभी हम देखें तो अभी तो जो है मार्च से प्रारंभ होता है चलता है। लेकिन यहाँ पर जो वित्तीय वर्ष है वह जुलाई से यानी आषाढ़ से प्रारंभ होता था। और इसका जो कार्य अगर बात करें समाहर्ता था जो है कर वसूलना इसका कार्य था। अगला जो अधिकारी है वह सन्निधाता। यह कोषाध्यक्ष कहलाता था। बिल्कुल मिलान में पूछा जाता है सन्निधाता क्या होता था, तो कोषाध्यक्ष। कंफ्यूज मत होना दोस्तों। समाहर्ता जो होता है वह राजस्व विभाग का अध्यक्ष होता है। सन्निधाता जो होता है वह कोषाध्यक्ष होता है। यानी कर वसूलने का जो कार्य है वह समाहर्ता का होगा। अगला देखते हैं प्रदेष्टा। प्रदेष्टा जो होता था वह फौजदारी न्यायालय का प्रधान होता था, उसी को प्रदेष्टा कहा जाता था। व्यवहारिक। तो व्यवहारिक जो होता था वह दीवानी न्यायालय का प्रमुख होता था। प्रदेष्टा की बात करें तो फौजदारी न्यायालय का प्रधान और व्यवहारिक की बात करें तो दीवानी न्यायालय का प्रमुख होता था। अगला अधिकारी है कर्मांतिक, जो उद्योग धंधों का प्रमुख होता था। अंतपाल दुर्गों का प्रमुख होता था, सीमावर्ती दुर्गों का प्रमुख। दुर्गपाल जो था वह आंतरिक दुर्गों का प्रमुख होता था। आठविक जो है जंगल प्रमुख होता था। अंतर्वार्षिक पूछा जा सकता है। अंगरक्षक जो सेना था उसका, राजा की जो अंगरक्षक सेना है उसका प्रमुख होता था। द्वारिक पूछा गया है, राजमहल की सुरक्षा का प्रमुख होता है। प्रशासता, यह सरकारी कागजात दिशा निर्देश जारी करने वाला अधिकारी होता था। इसके अलावा जो नायक है वह सेना का संचालन का कार्य करता था। दंडपाल जो है सेना सामग्री की व्यवस्था करने वाला होता था। नागरक जो है वह नगर प्रमुख होता था। और सेनापति या सेनानी ये सेना का प्रमुख होता था जो कि भर्ती का कार्य करता था। इसके अलावा मंत्री परिषद से जो है वह मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। दोस्तों इन्हीं ही अधिकारियों के नीचे एक विस्तृत नौकरशाही होती थी जिसके 26 अध्यक्ष होते थे। यह अर्थशास्त्र में बताए गए हैं। तो पूछा जा सकता है कितने अध्यक्ष थे, तो 26। यह जो हमने ऊपर 18 तीर्थ देखे वह अमात्य होते थे प्रथम श्रेणी के, या हम गए मुख्य श्रेणी या उच्च श्रेणी के। और यह जो होते थे द्वितीय श्रेणी के अमात्य होते थे। इनका वेतन की बात करें तो 1,000 पर्ण वार्षिक था। और जो ऊपर जो हमने देखा था 18 तीर्थ, उनका वेतन जो था वह 10,000 पर्ण वार्षिक था। तो इनका वेतन जो है 1,000 पर्ण वार्षिक। और यह अपने अपने विभाग के क्या होते थे, हेड होते थे। इनमें देखते हैं कौन कौन से जो 26 अध्यक्ष हैं प्रमुख। तो पर्ण्याध्यक्ष, यह व्यापार वाणिज्य का प्रमुख होता था।
दोस्तों ये सभी जो टर्म्स हमें याद होने चाहिए। विविताध्यक्ष जो है वह चारागाह का प्रमुख होता था, जिसका या हम कहें और तो कुआं निर्माण, जलाशय निर्माण, जंगल में राहगीरों की सुरक्षा आदि जो कार्य विविताध्यक्ष द्वारा किया जाता था। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है 5-6 किताबों का समावेश है, उनका मैटर जो है तैयार किया गया है मेरे द्वारा, और यह आपके निश्चित ही फायदेमंद साबित होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। सूराध्यक्ष। सूराध्यक्ष जो होता था वह आबकारी विभाग का प्रमुख होता था। सोनाध्यक्ष जो है बूचड़ खाने का प्रमुख होता था। सीताध्यक्ष ये कई बार पूछा गया, ये राजकीय जो भूमि होती थी उसका प्रमुख होता था। गणिकाध्यक्ष जो है वह गणिका विभाग का प्रमुख होता था। अक्राध्यक्ष ये खान विभाग का प्रमुख होता था। कुपाध्यक्ष जो है कुप्याध्यक्ष वह वनों का अध्यक्ष होता था। आयुधागाराध्यक्ष तो दोस्तों आयुध यानी जो युद्ध संबंधी सामग्री तो आयुध विभाग का प्रमुख होता था। कोष्ठागाराध्यक्ष ये गोदामों का प्रमुख होता था। शुल्काध्यक्ष ये शुल्क इकट्ठा करने का प्रमुख होता था। बात करें जो है सूताध्यक्ष जो है कताई बुनाई का प्रमुख होता था। लोहाध्यक्ष जो है धातु विभाग का प्रमुख होता था। गोध्यक्ष ये पशु विभाग का प्रमुख होता था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षणाध्यक्ष क्या होता था, तो ये छापे खाने का प्रमुख होता था। इसमें 2 तरह के अधिकारी होते थे, सोवाणिक और रूप दर्शक। तो सोवाणिक क्या करता था, वह टकसाल का प्रमुख था, और रूप दर्शक जो था वह सिक्कों की जांच करने वाला होता था। दोस्तों पूछा गया है रूप दर्शक क्या होता था, तो सिक्कों की जो जांच करने वाला अधिकारी था वह रूप दर्शक कहलाता था। अब बात करते हैं नवाध्यक्ष की, तो यह जो जहाज रानी था उस विभाग का प्रमुख था, जहाजों के आवागमन को देखता था। पतवाध्यक्ष तो दोस्तों पतवाध्यक्ष जो होता था वह बंदरगाहों का प्रमुख था। संस्थाध्यक्ष ये व्यापारिक मार्गों का प्रमुख था। पोतवाध्यक्ष ये माप तोल का अधिकारी होता था। मानाध्यक्ष ये समय व दूरी मापने का प्रमुख था। अश्वाध्यक्ष यह अश्वशाला का प्रधान था। हत्याध्यक्ष ये हाथी का जो था वह प्रमुख था। सुवर्णाध्यक्ष ये सोने के व्यापारी प्रमुख था। अष्टपटलाध्यक्ष जो था वह महालेखाकार होता था। देवताध्यक्ष जो होता था वह धार्मिक कार्यों का प्रमुख होता था। दोस्तों यह जो स्टार किए हुए हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। अब दोस्तों हम केंद्रीय प्रशासन के बाद इसके नगर प्रशासन को देखते हैं। तो इस नगर प्रशासन की जो विस्तृत चर्चा है वह इंडिका में की गई है। खासकर बात करें तो पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की इसमें इंडिका में चर्चा की गई है। इसके अलावा अर्थशास्त्र में जो है एक नागरिक का जिक्र किया गया है, यानी नगर का प्रमुख, उसकी चर्चा की गई है। और मेगस्थनीज ने इसी नगर प्रमुख को जो है एस्टिनोमोई कहा है। तो पूछा जा सकता है एस्टिनोमोई क्या था, तो एस्टिनोमोई जो था दोस्तों वह नगर प्रमुख कहलाता था। नगर प्रशासन की जो थी 6 समितियां थी और सभी में 5-5 सदस्य होते थे, यानी टोटल 30 सदस्य। ये पूछा गया दोस्तों सवाल कि जो नगर प्रशासन के समितियां बनी थी उसमें टोटल कितने सदस्य होते थे, तो 30 सदस्य होते थे। समिति की बात करें तो 6 समितियां होती थी, सदस्य 5, तो 6 × 5 यानी 30 सदस्य टोटल होते थे। बात करते हैं इन्हीं 5 समितियों के क्या कार्य थे, तो समितियां और उनके कार्य दोनों देख लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। प्रथम समिति का कार्य था उद्योग धंधों का कार्य, उससे संबंधित कार्य देखना। द्वितीय समिति की बात करें तो विदेशियों का प्रमुख थे। तृतीय समिति जो थी जनसंख्या की गणना करती थी। चतुर्थ समिति जो थी वह व्यापार वाणिज्य की गणना करती थी, उसको संभालती थी। पंचम समिति जो थी वह बाजार व्यवस्था संभालती थी, यानी काजला बाजारी तो नहीं हो रही है उसको देखती थी। इसके अलावा दोस्तों छठी समिति की बात अगर हम करें तो छठी समिति जो थी, यानी हम यहाँ 6 समितियों की बात करते हैं, 5 समितियाँ हमने देखी। 5वीं समिति बाजार व्यवस्था, और छठी समिति जो थी वह दोस्तों बिक्री कर व्यवस्था देखती थी। और उसमें अगर हम देखें तो जो अगर कर नहीं दे रहा है तो उसको मृत्युदंड भी दिया जाता था। दोस्तों नगर प्रशासन के बाद देखते हैं सैन्य प्रशासन कैसा था। तो चाणक्य ने जो था, चाणक्य उसने चतुरंगिनी सेना की चर्चा की है, यानी मौर्य काल में चतुरंगिनी सेना थी। इसके बारे में किसके द्वारा बताया गया है, चाणक्य के द्वारा बताया गया है। इसके अलावा एक इतिहासकार हैं प्लूटार्क, उसने जो मौर्य काल में सेना बताई है वह 6 लाख की विशाल सेना का उसने जिक्र किया है। तो इस चतुरंगिनी सेना जो थी जो चाणक्य द्वारा बताई गई, इसमें कौन कौन शामिल थे दोस्तों, तो इसमें पैदल, हाथी, घुड़सवार और रथ सेना,
ये 4 पूछे गए हैं कि कौन से शामिल नहीं थे, तो इन चारों के अलावा जो होगा वो शामिल नहीं होगा। पैदल, हाथी, घुड़सवार और रथ सेना, यह चारों जो थे चतुरंगिनी सेना में शामिल थे। मेगस्थनीज द्वारा सैन्य प्रशासन में भी जो है 6 समिति सेना की जो है 30 सदस्य थे, 6 समितियां बताई गई है, 30 सदस्य बताए गए हैं। प्रथम बात करें तो वह होती थी दोस्तों जल सेना, इसकी व्यवस्था। दूसरी जो थी समिति वह यातायात की व्यवस्था करती थी, रसद की व्यवस्था करती थी। तीसरी जो थी वह पैदल सेना, चौथी अश्व सेना, पांचवी समिति जो थी हाथी सेना और छठी रथ सेना। इन 6 समितियों की चर्चा की गई है। जल सेना, यातायात, इसके अलावा अगर और हम देखें पैदल सेना, अश्व सेना, हाथी सेना और रथ सेना। इसके अलावा एक टर्म आता है दोस्तों नाम गुल्म। गुल्म क्या होता था? ये सैनिक छावनियाँ होती थी। गुल्मदेही क्या होता था? तो यह सैनिकों को दिया जाने वाला वेतन होता था, यानी सैनिकों का वेतन जो होता था वह गुल्मदेही कहलाता था। सेना जो थी वह 3 तरह की, वह हम देखते हैं। तो 3 तरह की सेना बताई गई है दोस्तों, जिसमें हम देखें तो राजा की सेना जो थी, मॉल सेना, किराए की सेना और नगर पालिका की सेना, ये 3 प्रकार की सेना बताई गई है। गुल्म हमने देख लिया, सैनिक छावनी होती है, और गुल्मदेही जो है सैनिकों का वेतन कहलाता था। युद्ध भी जो थे दोस्तों उस समय 3 तरह के युद्ध थे, प्रकाश युद्ध, कूट युद्ध और तुष्णीय युद्ध। तीनों क्या थे? तो यह प्रकाश युद्ध जो होता था वह भयंकर युद्ध होता था, यानी यह आमने सामने या हम कहें प्रत्यक्ष लड़ा जाता था, इसमें भारी मारकाट होती थी। कूट युद्ध क्या होता था? यह छल कपट नीति द्वारा किया गया युद्ध होता था। तुष्णीय युद्ध जो था वह विष देकर राजा की हत्या इसमें कर दी जाती थी। तो यह कुछ प्रमुख युद्ध थे उस समय के। अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के गुप्तचर प्रशासन की, यानी मौर्यकालीन गुप्तचर प्रशासन कैसा था। तो हम इसकी सर्वाधिक जानकारी की बात करें तो सर्वाधिक जानकारी जो मिलती है इसकी वह मिलती है अर्थशास्त्र से, यानी अर्थशास्त्र में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। स्ट्रेबो जो था इतिहासकार, उसने गुप्तचरों को इंस्पेक्टर कहा है। मेगस्थनीज ने जो है उनको ओवरसीपर्स कहा है। अशोक के अभिलेखों में उन्हें प्रतिवेदक कहा गया है, यानी यह प्रतिवेदक कई बार पूछा गया है। ये क्या होते थे? तो यह गुप्तचर होते थे। गुप्तचरों का जो प्रमुख है दोस्तों यह महामात्या सर्प कहलाता था। गुप्तचर प्रमुख को क्या कहा जाता था? महामात्या सर्प। और गुप्तचरों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, गूढ़ पुरुष। तो दोस्तों ये भी पूछा गया गूढ़ पुरुष क्या होता था, तो गुप्तचरों के लिए प्रयुक्त एक शब्द था। इसके अलावा हम देखें तो गुप्तचर किस किन प्रकार के होते थे? तो एक संस्था और एक संचरा, 2 प्रकार की गुप्तचर प्रणाली थी। संस्था जो होती थी दोस्तों वह एक ही जगह रहकर कार्य करते थे। संचरा जो होती थी वह भ्रमणशील गुप्तचर कहलाते थे, वह जो थे संचरा कहलाते थे। संस्था के वेतन की बात करें तो 1000 पर्ण वेतन मिलता था इनको, और संचरा को जो है वह 500 पर्ण वेतन मिलता था। तो यह इंपॉर्टेंट है, संस्था एक जगह पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर और संचरा भ्रमणशील गुप्तचर। अब हम देखते हैं कि जो संस्था थी उसके भी जो थे वह गुप्तचर विभिन्न भेष में रहते थे, यानी इसके भी विभिन्न प्रकार थे, उनको देखते हैं। तो संस्था में विभिन्न भेष में गुप्तचर रहते थे। कापाटिक जो है वे विद्यार्थी के रूप में रहते थे। वैदेहिक जो है वह व्यापारी के रूप में रहते थे। उदास्ती, तो उदास्ती क्या होता था? वह सन्यासी के रूप में रहते थे। तापस, ये तपस्वी के रूप में रहते थे। और गृहपति के किसान के रूप में रहते थे। दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट है, कई नाम जो है आपने पहली बार सुने होंगे इसमें। तो एक इम्पोर्टेंट सेशन है आज का जो ये वीडियो है। वापस देखते हैं इनको। कापाटिक विद्यार्थी के रूप में, वैदेहिक व्यापारी के रूप में, उदास्ती जो है सन्यासी के रूप में, तापस जो है तपस्वी के रूप में, गृहपति जो है किसान के रूप में जो गुप्तचर होते थे उनके प्रकार हैं। तो दोस्तों संस्था गुप्तचरों को हमने देखा, अब हम देखते हैं संचरा गुप्तचरों के प्रकार। तो सूत्री, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त जो गुप्तचर होते थे वह सूत्री गुप्तचर कहलाते थे। रसद की बात करें तो वह क्रूर प्रवृत्ति वाले गुप्तचर होते थे। तीक्ष्ण जो है सूरवीर गुप्तचर होते थे। परिवाज्रिका, ये भिक्षुणी के वेश में महिला गुप्तचर जो होते थे उन्हीं को परिवाज्रिका कहा जाता था। अब देखते हैं गुप्तचर प्रणाली किस प्रकार की थी। तो स्त्री और पुरुष दोनों नियुक्त किए जाते थे, पूछा जा सकता है कथन कारण में। तो दोनों दोस्तों स्त्री और पुरुष दोनों का रूप में जो है गुप्तचरों का इस्तेमाल किया जाता था। गिरनार अभिलेख में
कहा गया है कि गुप्तचर हर समय सम्राट से मिल सकते थे, चाहे भोजन कर रहा हो, चाहे वह उद्यान में हो, चाहे अपने शयन कक्ष में हो। यानी हर समय जो है राजा से गुप्तचर मिल सकते थे और अपनी बात कह सकते थे। इनके कार्य की बात करते हैं तो जो आम जनमानस है, आम जनता है, उनके मत को जानना, इसके अलावा शत्रु देश पर नज़र रखना, अधिकारी कर्मचारी उन पर नज़र रखना, भ्रष्टाचारियों पर नियंत्रण रखना, कल्याणकारी कार्यों का आकलन करना, यह गुप्तचर के कार्य थे। अब हम देखते हैं मौर्य जो थे, मौर्यकालीन न्याय प्रशासन किस प्रकार का था उसके बारे में। दोस्तों न्याय प्रशासन देखते हैं। सबसे बड़ा न्यायाधीश जो था वह सम्राट होता था, यानी राजा ही सर्वोपरि था न्याय के लिए। न्यायालय दो प्रकार के होते थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। तो इसमें जो थे दोस्तों धर्मस्तरीय और कंटक शोधन, दो प्रकार के न्यायालय होते थे। धर्मस्तरीय क्या होता था, ये दीवानी न्यायालय होता था यानी, और इसका जो न्यायाधीश होता था वह व्यवहारिक कहलाता था। कंटक शोधन जो न्यायालय था वह फौजदारी न्यायालय होता था, और इसमें जो थे न्यायाधीश वह प्रतिष्ठा कहलाता था। दंड विधान की अगर बात करें तो अत्यंत कठोर दंड दिया जाता था, अंग भंग, आर्थिक जुर्माना और मृत्युदंड, यह इसका भी जो था प्रावधान था। बिक्री कर जो था वह न देने पर मृत्युदंड दिया जाता था, पशु हत्या में भी मृत्युदंड दिया जाता था। तो दोस्तों यह न्याय प्रशासन था मौर्यकालीन। अब देखते हैं इसके राजस्व प्रशासन के बारे में। देखते हैं दोस्तों राजस्व प्रशासन। तो मौर्यकाल जो था दोस्तों पहला केंद्रीकृत प्रशासन का प्रतिनिधित्व करता है, यानी मौर्यकाल प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन कहलाता है, इसका प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर विशाल सेना थी, विशाल नौकरशाही थी और विस्तृत इसका जो है प्रशासनिक ढांचा था। जल कल्याणकारी कार्य किए गए और विस्तृत कर उसको ढांचे का विकास भी किया गया। अर्थशास्त्र में अगर बात करें तो 7 प्रकार के करों का वर्णन किया गया है। पूछा जा सकता है अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के कर का वर्णन किया गया है, तो 7 प्रकार के करों का वर्णन किया गया है। देखते हैं इनको। राष्ट्र, दुर्ग, वनी, खनी, वज्र, सेतु और वणिक पथ, इन जो है करों का वर्णन किया गया है। राष्ट्र क्या होता था, तो ग्रामीण और देहात क्षेत्रों में जो प्राप्त कर था, या हम कहे जनपदों से प्राप्त कर था, वह राष्ट्र कहलाता था। दुर्ग जो है नगर से प्राप्त कर था। वनी जो था वनों से प्राप्त कर था। खनी जो है खनन से प्राप्त कर था। वज्र कहलाता था पशुओं से प्राप्त कर। सेतु जो होता था फल फूल सब्जी से प्राप्त कर। वणिक पथ जो होता था जलमार्ग से प्राप्त कर। भू राजस्व की अगर बात करें तो भूमि दो तरह की थी, राजकीय भूमि और निजी भूमि। राजकीय भूमि को सीता भूमि कहा जाता था, इस पे सीता कर लिया जाता था। और किसान अगर अपने खुद के बैल और हल और बीज का प्रयोग करता था तो उसमें 50% इस भूमि का हिस्सा जो था पैदावार या उसका हिस्सा किसान का होता था। और दासों द्वारा कराया जाता अगर उस पर, यानी किसी और द्वारा या दासों द्वारा उस पर खेती कराई जाती, तो किसान का जो राज्य का जो भाग था वह 100% होता था, यानी पूरा का पूरा राज्य को मिलता था। लेकिन किसान के खुद के होता था या किसान अपने जो खुद कार्य करता था तो 50% किसान का हिस्सा होता था। निजी भूमि की बात करें, इसको जो है स्ववीर्योपजीव भूमि भी कहा जाता था, यानी किसान इसका स्वामी होता था। और इसकी बात करें, इसके लिए और अन्य नाम जो है उपवास, क्षेत्रक और स्वकाम्य शब्द का प्रयोग किया गया है। टैक्स की बात करते हैं, उसको भाग या शुल्क कहा जाता था। आमदनी का 1/6 भाग इंपॉर्टेंट है टैक्स लिया जाता था, लगभग 16वां हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था। अब देखते हैं कुछ मौर्यकालीन महत्वपूर्ण कर। तो उसमें पिंड कर। पिंड कर क्या होता था दोस्तों, संपूर्ण ग्राम में लगने वाला कर होता था। पण्य कर संकटकालीन कर है, 1/3 से 1/4 तक लगता था। हिरण्य कर की बात करें तो यह नगद कर होता था। विविधता कर चारागाह कर होता था। तरदेही कर नदी को पार कराने वाला कर होता था। इसके अलावा विष्टि जो होता था वह बेकार, कई बार पूछा गया है विष्टि क्या होता था, तो यह बेकार होता है। वर्तनी जो होता था वह सड़क पर कर लिया जाता था। चोर रज्जू, ये चौकीदारी कर या पुलिस कर होता था। उद्रंग, ये भी पूछा गया है, उदक भार कर, यह सिंचाई कर कहलाता था। सिंचाई कर जो होता था उसको उद्रंग कर कहलाते थे, यानी उसको उद्रंग कर कहते थे। परहीनक कर, तो यह राजकीय चारागाह पर टैक्स था। उत्संग कर, तो यह उत्संग कर क्या होता था दोस्तों, प्रजा द्वारा जो राजा होता था उसको दी गई भेंट कहलाती थी। बलि कर धार्मिक कर था। कोष्टेय कर जो था सरकारी जलाशयों से प्राप्त कर था।
इसके अलावा मूसी का कर जो था वह प्लेग फैलने पर लिए जाने वाला कर था। इसके अलावा कुछ अन्य कर हैं, देखते हैं। सेना भक्त कर, तो सेना अभियान पर जा रही है या जिस गांव से वह गुजरेगी जाते समय उसे उस गांव को सेना भक्त कर देना होगा। इसके अलावा निर्यात कर जो होता था वह निष्क्राम्य कर कहा गया है इसको, यह निश्चित नहीं होता था। आयात कर जो होता था उसे प्रवेश कर कहा गया है। यह जो भी मूल्य है उसका 1/5 भाग या 20% कर लिया जाता था। बाजार में पहुंचने पर एक कर और लिया जाता था, द्वारदेही कर। यह प्रवेश कर का, यह यानी ये जो प्रवेश कर है इसका 1/5 भाग होता था, यह लिया जाता था। अब देखते हैं दोस्तों मौर्य प्रशासन में प्रांतीय व्यवस्था कैसी थी या प्रांत क्या थे। तो प्रांत का जो प्रमुख होता था उसको प्रांतपति कहा जाता था। कुमार, आर्यपुत्र और राष्ट्रिक नामों से भी इसको संबोधित किया गया है। यह पद जो होता था वह राज परिवार के सदस्य या बहुत ही जो विश्वसनीय व्यक्ति है उसको दिया जाता था। इसके अलावा उज्जैन, तक्षशिला और तौसाली में केवल हम बात करें तो कुमार ही नियुक्त किए जाते थे। ये जो प्रांत थे उनमें कुमार ही नियुक्त किए जाते थे। इसके अलावा ये प्रत्येक 3 वर्ष में प्रदेश का दौरा करते थे, यानी अनुसंधान करेंगे यही कुमार। सम्राट स्वयं जो होता था वह इन तीनों प्रदेशों का आकस्मिक निरीक्षण करता था। इसके अलावा और अगर हम देखें तो प्रांतों को चक्र भी कहते थे। और प्रांतों की बात करें तो उत्तरापथ इम्पोर्टेंट है, प्राची या पूर्वी प्रदेश, अवंती, तौसाली और दक्षिणापथ, ये 5 प्रांत दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको जो है मिलान में इनकी राजधानियाँ पूछी जाती है, तो इनकी राजधानी देखते हैं। उत्तरापथ की जो राजधानी थी वह तक्षशिला थी। प्राची या पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। तौसली की राजधानी जो थी वह धौली व जोगढ़ थी, यानी उत्तरी जो राजधानी थी वह धौली और दक्षिणी जोगढ़ थी। दक्षिणापथ की बात करें तो उसकी राजधानी जो थी दोस्तों वह स्वर्णगिरी थी। 5 प्रांत देखते हैं यही। तो उत्तरापथ देखते हैं सबसे पहले, तो उत्तरापथ यहाँ पर। इसके अलावा प्राची जो इसकी राजधानी हमने पाटलिपुत्र की बात की वह यहाँ। अवंती यहाँ पर विद्यमान था। तौसली यहाँ पर था, धौली या जोगढ़। और 5वां जो दक्षिणापथ था यानी जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी वह यहाँ पर विद्यमान थी। प्रांत जो होते थे दोस्तों वह स्वायत्त और अर्ध स्वायत्त दोनों भागों में बटे होते थे। अर्ध स्वायत्त प्रांत की बात का अगर हम करें तो उसमें गिरनार, सौराष्ट्र, जहाँ पर हमको पता है कि सुदर्शन झील है, पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा तैयार की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय, और अशोक के समय यवनराज तुषास जो था यहाँ का गवर्नर था। अर्ध स्वायत्त प्रांत इसके अलावा गिरनार, कम्बोज, भोज और पित्तनिक और आटविक थे। अब मौर्यकालीन प्रशासन के अंदर ही हम देखते हैं मंडल। मंडल का प्रमुख जो होता था वह प्रदेष्टा या प्रादेशिक कहलाता था। यह समाहर्ता के अधीन था। जो हमने 18 तीर्थ देखे थे, समाहर्ता उसमें था राजस्व कर वसूल करने वाला, उसी के अधीन जो होता था वह प्रदेष्टा होता था। मंडल प्रमुख ये आधुनिक जो कमिश्नरी के समान होता था। कुछ मंडलों की बात करते हैं तो कुछ प्रांत और उनके मंडल जो है पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है मिलान में। तो तौसली जो था जगह प्रांत, उसका जो मंडल था वह समापा था। पूर्वी प्रदेश या पाटलिपुत्र का मंडल जो था वह कौशाम्बी था। दक्षिणापथ यानी स्वर्णगिरी का मंडल जो था वह ईसिला था। कुछ प्रमुख प्रांतों के बाद हम बात करते हैं स्थानीय क्या होते थे। स्थानीय जो थे वह 800 ग्रामों का समूह होता था। द्रोणमुख क्या होता था, यह 400 ग्रामों का जो है समूह होता था। खारवटिक क्या होता था, ये 200 गांवों का समूह होता था। दोस्तों मिलान में पूछे जाते हैं ये। और अगर हम देखें स्थानीय हमने देखा 800 गांवों का समूह, द्रोणमुख 400 गांवों का, खारटविक 200 गांवों का। संग्रहण जो होता था वह 10 गांवों का समूह होता था। और यहीं पे 2 अधिकारी होते थे, गोप और स्थानिक। गोप जो होता था वह लेखापाल और जनगणना का कार्य करता था। स्थानिक जो होता था वह कर वसूलने का कार्य करता था। ग्राम की बात करें तो ग्राम का प्रमुख ग्रामीणी होता था और उसकी मदद के लिए वहाँ पर एक ग्राम वृद्धा परिषद होती थी, यानी बुजुर्ग लोगों की या बुजुर्ग व्यक्तियों की एक कमेटी या समूह होता था। तो दोस्तों यह था मौर्यकालीन प्रशासन से संबंधित आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें कि हमने मौर्य प्रशासन से संबंधित सभी टर्म्स और सभी बातें
कवर की है इस वीडियो में। और एक इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप पिछले पेपर उठा के देखिएगा, इन्हीं में से कोई ना कोई सवाल पूछा गया है और आगे भी आने की पूरी पूरी संभावना है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ उसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।